वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी हब। तो बच्चों, अभी तक तो आप काफ़ी परेशान हो गए होंगे लिख लिख कर कि इतने सारे सेट आ चुके हैं, हम लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, आपके हाथ भी जवाब दे चुके होंगे। तो ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बस और कुछ ही दिन हमको लिखना है। उसके बाद इस लिखाई से जो हमें फ़ायदा मिलेगा उसका आनंद बच्चों अलग ही होगा। तो आज मैं आपके लिए फिर से मेरे चैनल पर आपके लिए सेट बी, साइंस का सेट बी हम सॉल्व करेंगे। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो लिखाई कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो आपके दिमाग में भी याद हो रहा है, आपका दिमाग भी उसको पढ़ रहा है। इसीलिए अगर काश ये रिटन एग्ज़ाम ना होती तो शायद आप इतना लिख पाते, और इससे आपकी राइटिंग सुधरेगी, आपको लिखने का तरीका समझ में आएगा। टीचर्स आपको बताएंगे कि आपको कैसा लिखना है, कहाँ पर लाइन खींचनी है, कहाँ पर मार्जिन लाइन कैसी लेनी है, किस आंसर को कैसे लिखना है, ये सब आपको सीखने मिलेगा। तो आप जो लिख रहे हैं इससे आपकी स्पीड भी बढ़ रही है और आपको याद भी हो रहा है, इसलिए इसको इग्नोर ना करें और सारे क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व ज़रूर करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर पसंद आता हो तो मैं आपके लिए और नेक्स्ट क्लासेस के भी वीडियो लाते रहूँगा। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ज़रूर मिलेंगे। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। सेट बी साइंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है Fe2O3 + 2 एल्यूमिनियम टेस्ट 2 Al2O3 + 2 आयरन Fe। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ऊपर दी गई अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया नहीं है, वियोजन अभिक्रिया भी नहीं है, द्विविस्थापन भी नहीं है, केवल विस्थापन है, क्योंकि यहाँ पर एक एटम विस्थापित हो चुका है। तो इसका आंसर है विस्थापन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव्य है? तो कौन से धातु द्रव्य? क्लोरीन तो नहीं है, फास्फोरस भी द्रव नहीं है, आयोडीन भी द्रव नहीं है, तो ब्रोमीन अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को द्रुमिका नहीं कहा जाता, एक्सॉन नहीं कहा जाता, आवेग नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है, सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है? बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है तो किस में किया जाता है? हाइड्रा द्वारा नहीं किया जाता, प्लेनेरिया द्वारा नहीं किया जाता, उपरोक्त सभी में नहीं किया, तो किस में किया जाता है? राइजोपस के द्वारा किया जाता है, राइजोपस के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है? तो मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, आरएनए के द्वारा नहीं होता, केंद्रक द्वारा भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा भी नहीं होता, तो किसके द्वारा होता है? गुणसूत्रों के द्वारा मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है। किसके द्वारा होता है? गुणसूत्रों के द्वारा मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही लिखना है, पर लिखते जाना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हमको आगे बढ़ते रहना है, चाहे कितने भी सरकार हमसे प्रश्न पत्र हल करवा ले, हमको करते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो उसकी स्थिति कहाँ पर होना चाहिए? तो उसकी स्थिति मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र पर नहीं होनी चाहिए, वक्रता केंद्र पर भी नहीं होना चाहिए, वक्रता केंद्र से परे भी नहीं होना चाहिए, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घ दृष्टि, दीर्घ को ही दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है। दीर्घ दृष्टि क्या कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है। को दूर करने में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है दूर के लिए? तो दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का, अवतल का नहीं करते, बेलनाकार का नहीं करते, साधारण का भी नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध किसका मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक एम्पियर नहीं होता, वॉट नहीं होता, वोल्ट भी नहीं होता, ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, ओम। तो फिर एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर मात्रक होता है विद्युत धारा का। हमको चारे ऑप्शन के आंसर याद रखने होंगे। एम्पियर होता है विद्युत धारा का। वॉट किसका होता है? वॉट किसका मात्रक होता है? वॉट होता है शक्ति का।
पावर का, ओम होता है प्रतिरोध का, और वोल्ट होता है विभवांतर का। विभवांतर का होता है। अगला है निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी भी देखते हैं। तो सही जोड़ी है हमारे पास, कितनी हैं? 8 सही जोड़ियां हैं। चलिए बनाते हैं इनको। तो सभी धातुओं का आंसर क्या होगा? सभी धातुएं क्या होती हैं? नंबर 1 विद्युत चालक होती हैं। सभी धातुएं क्या होती हैं? विद्युत चालक होती हैं। दूसरा है वृक्क की इकाई। वृक्क की इकाई क्या होती है? नंबर 2 नेफ्रॉन होती है। तो वृक्क की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र नंबर 3 है। परिधीय तंत्रिका तंत्र होती है कपाल तंत्रिका तथा मेरुरज्जु। नेक्स्ट है पर परागण। पर परागण किस में होता है? नंबर 4 पर परागण होता है कीट द्वारा किया जाता है पर परागण। डीएनए होता है अनुवांशिकी पदार्थ। डीएनए होता है अनुवांशिकी पदार्थ। अब आता है नंबर 6। नंबर 6 किस में होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। अगला है नेक्स्ट होगा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। नंबर 7 है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है इंद्रधनुष। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है इंद्रधनुष। फिर नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसके द्वारा दिया गया था? तो ये माइकल फैराडे के द्वारा दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अब पहला रिक्त स्थान है वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं? अधात्विक ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में खालिस्तान जनन होता है। तो मनुष्य में कौन सा जनन होता है? मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट है वाहनों के पीछे दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से कम होता है। वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से कम होता है। नेक्स्ट है विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है। तो मैंने जो इसके पहले यहाँ पर जो गलती की थी कि यहाँ पर मैंने वाट शक्ति का मात्रक बताया था, जो कि किसका मात्रक है? वाट विद्युत विभव का मात्रक है। विद्युत विभव का मात्रक वाट है। तो माफ़ी चाहूँगा मैं इस गलती के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं? प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगला है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है? तो ये 10% होता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है? 10% होता है। चलिए आगे देखते हैं। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद के नाम लिखिए। तो अम्ल एवं क्षार से अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद के नाम हैं जल एवं लवण। जल एवं लवण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी धातु को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है? तो वह धातु है मरकरी, जिसे और क्या कहा जाता है? पारा भी कहा जाता है। मरकरी या पारा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? तो यह घटना परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? घटना परागण कहलाती है। परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना परागण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र लिखिए। अब दर्पण सूत्र है 1/f = 1/u + 1/v। ये क्या है? दर्पण सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर विद्युत धारा एवं प्रतिरोध में संबंध लिखिए। तो विभवांतर विद्युत धारा एवं प्रतिरोध में संबंध यह है कि विभवांतर विद्युत धारा I × प्रतिरोध, तो इसका आप बॉक्स में डाल दीजिएगा। I × प्रतिरोध, I किसका सिंबल है? विभवांतर विद्युत धारा का प्रतिरोध है, सिंबल है, जिसमें I × प्रतिरोध ये लिखना है आपको। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। और इसके बाद है, अपघटन या वियोजन से आप क्या समझते हैं? चलिए अब क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिसमें कि सारे कौन सा आंसर आपको यहीं पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण सहित समझाइए। तो संयोजन अभिक्रिया का आंसर ये रहा। और इसी के अथवा में प्रश्न दिया हुआ है, अपघटन या वियोजन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भर्जन से क्या समझते हैं आप? और नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी के अथवा में, निस्तापन से आप क्या समझते हो? तो इन दोनों में से कोई भी एक आंसर आप लिख लीजिएगा, ये अथवा में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, समावयवी एवं समावयवता से आप क्या समझते हो? तो इसका आंसर ये रहा। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक समावयवता से, ये इसी के अथवा में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 के अथवा में, संरचनात्मक समावयवता से आप क्या समझते हो? क्वेश्चन नंबर 7 के और वाला क्वेश्चन है ये। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण की परिभाषा लिखिए। ये स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण की परिभाषा है। ये स्वपोषी का है और ये विषमपोषी पोषण का है। जैसे स्वपोषी में उदाहरण है हरे पौधे और विषमपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का ही अथवा वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का ही और वाला है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी है और उसके उत्पाद क्या हैं? तो इसका आंसर ये है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? उसके बाद इसी के अथवा में दिया हुआ है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? ये दोनों हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया? कोई 2 कारण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अथवा में, क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा है ये, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम समझाइए। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम समझाइए, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोई डॉक्टर
प्लस 1.5 डायोप्टर का संशोधक लेंस निर्धारित करते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 11 है ना। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए कि निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है तथा लेंस अभिसारी उत्तल लेंस है। इसी के अथवा में दिया हुआ है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है? यह उत्तल लेंस होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अपवर्तनांक किसे कहते हैं, या अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 है ये, अपवर्तनांक किसे कहते हैं और अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? इसी के अथवा में दिया हुआ है निरपेक्ष अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 12 ही है। इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन है निरपेक्ष अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का आंसर ये रहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, घरेलू विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में उपकरणों का संयोजन क्यों किया जाता है? यहाँ पर समांतर जो दिया, समांतर का मतलब भी पार्श्व होता है। क्वेश्चन में आपके पार्श्व दिया है तो समांतर का मतलब पार्श्व भी होता है। तो प्रश्न है आपका घरेलू परिपथ में पार्श्व क्रम में उपकरणों का संयोजन किया जाता है, तो उसी का आंसर यही है। इसी के अथवा में प्रश्न दिया हुआ है फ्यूज वायर किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है? फ्यूज वायर किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है? तो चलिए देखते हैं फ्यूज वायर। अगला है प्रश्न नंबर 14 है चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो दिक्सूचक भी एक छोटा चुंबक है। और इसी के अथवा में प्रश्न दिया हुआ है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, ये इसके अथवा में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है दिष्ट धारा के 3 स्रोतों के नाम लिखिए। दिष्ट धारा के 3 स्रोत कौन कौन से हैं? डीसी जनरेटर, केमिकल इलेक्ट्रिक सेल और सोलर इलेक्ट्रिसिटी। ये दिष्ट धारा के 3 मुख्य स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। तो पंखों में किए जाते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में किए जाते हैं, फ्रिज में किए जाते हैं, वॉशिंग मशीन में, कंप्यूटर में, MP3 प्लेयर इत्यादि में विद्युत मोटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। ओजोन परत क्या है और यह क्यों क्षीण हो रही है, या यह क्यों अपक्षयित हो रही है? और इसी के अथवा में दिया हुआ है अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए तथा प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। जिसमें उपचयन और अपचयन के बारे में आपको बताना है। तो ये उपचयन के बारे में दिया हुआ है और ये अपचयन के बारे में दिया हुआ है, तो दोनों का आप लिख सकते हैं उपचयन और अपचयन। इसी के अथवा में दिया हुआ है निम्नलिखित पदों का वर्णन तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण देके बताइए। तो आपको किसका उदाहरण देना है? एक तो संचारण के बारे में बताना है और एक विकृत गंधिता के बारे में बताना है। विकृत गंधिता क्या होता है और संचारण क्या होता है, यह क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा में है दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अथवा में दिया हुआ है मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। तो मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है मानव नेत्र का नामांकित चित्र। तो ये रहा मानव नेत्र का नामांकित चित्र। और क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा वाला है क्या होता है जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है, चित्र द्वारा समझाइए। तो ये है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसका अनुक्रम इस प्रकार होता है। इसका हम विग्योर कहते हैं या फिर हिंदी में बैजानी हपीनाला, आपने पढ़ाई होगा बैजानी हपीनाला। नीचे से जाता है ये बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल,
इस प्रकार से, जिसको हम विबग्योर पढ़ते हैं इंग्लिश में, VIBGYOR। 7 रंगों में यह बढ़ जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न पदार्थों की लिटमस पत्र पर क्या क्रिया होती है। तो निम्न पदार्थों की लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव होती है। शुष्क HCl में क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आधा नाइट्रिक गैस में क्या होता है, लाल लिटमस को नीला कर देती है। फिर है लेमन जूस क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। फिर दिया था दही, दही क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। फिर साबुन का घोल या साबुन का विलयन क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस प्रकार से यह क्रिया होती है। इसके बाद का क्वेश्चन था प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 20वां। प्रबल एवं दुर्बल अम्लों से आप क्या समझते हैं, इनमें से प्रबल एवं दुर्बल अम्ल को छाटिए। तो ये रहे प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल के उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र एवं संरचना। ये प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र एवं संरचना है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन होते हैं। प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन ये रहे, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसी के अथवा में दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उदाहरण लिखिए। पहला है हाइड्रोजनीय अभिकरण अभिक्रिया, दूसरा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, फिर प्रतिस्थापन और फिर साबुनीकरण अभिक्रिया। तो ये सभी के उदाहरण ये रहे, हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण, प्रतिस्थापन, साबुनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखिए। जाइलम एवं फ्लोएम में 4 अंतर लिखिए। तो ये रहे जाइलम और फ्लोएम में 4 अंतर। अगला प्रश्न है, इसी के अथवा में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 के और में, रक्त एवं लसिका में अंतर लिखिए। रक्त एवं लसिका में 4 अंतर लिखे थे। रक्त एवं लसिका में ये रहे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये रहे 4 अंतर। तो अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आगे और वीडियो बनाने में मोटिवेट हो सकूं और जिससे आपका बेनिफिट हो सके। थैंक यू बच्चों।